गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है मोनिका यादव और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं क्लास 12th का ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने मोलरता, मोललता एंड मोलंश के डेफिनेशन की थी फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में हमने उसके न्यूमेरिकल किए थे, और अभी है थर्ड लेक्चर जिसमें हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली हम जो पढ़ेंगे ना वो हेनरी लॉ है और राउल्ट्स लॉ है। ओके, और मैंने आपसे कहा था मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, तो मैं डायरेक्ट राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ लेकर नहीं आई हूँ। मैं पहले टॉपिक लाई हूँ कि टॉपिक क्या है और हम किस टॉपिक के अंदर उनकी स्टडी करते हैं। ओके, राउल्ट्स लॉ की और हेनरी लॉ की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है आपका विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे क्या होता है ये। किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतर मात्रा होती है। जो किसी अवयव की विलेयता है एक निश्चित ताप पर, पहली बात तो आपको टेम्परेचर को कर देना है बिल्कुल फिक्स। ठीक है, और क्या है, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई, यानी जो सोलवेंट है, विलायक है जिसकी मात्रा अधिक है, या फिर सिंपल बोलो जिसमें हम घोलना चाह रहे हैं उसकी भी मात्रा को क्या कर देना है, फिक्स। उसमें जो किसी अवयव का मैक्सिमम अमाउंट घुल जाएगा ना, उसी को क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। सिंपल समझो आप एक एग्जांपल से कि आपने 1 लीटर पानी लिया। चलो 1 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम कम ले लेते हैं। मान लो आपने 1 कप पानी लिया। ठीक है, आप उसमें रूम टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल अब टेम्परेचर है, आप लेके आए और आपने क्या काम किया, चीनी डालने स्टार्ट किया। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आपने उसमें चीनी डालने स्टार्ट किया। आप एक ऐसा पीक टाइम आएगा जब उसमें और ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी, आप मैक्सिमम चीनी उसमें डिज़ोल्व कर चुके होगे। तो उस टेम्परेचर में उस पानी में जितना आपने फिक्स अमाउंट लिया हुआ है सॉल्वेंट का, कितना लिया है, 1 कप ना, तो उसमें आप और चीनी नहीं डिज़ोल्व कर सकते, तो वो उसकी विलेयता है। अदरवाइज़ आप उस पानी को क्या कर दो, टेम्परेचर दे दो, मतलब वो जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है आपने उसमें मैक्सिमम चीनी डिज़ोल्व कर ली, अब और चीनी डिज़ोल्व नहीं हो रही है, और अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हो ना, तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अब उसमें आप और चीनी डिज़ोल्व कर सकते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। विलेयता क्या होती है, ये एक कैपेसिटी है किसकी, विलायक की, जो उसकी निश्चित मात्रा हो कि भाई हाँ मैं इतना हूँ, अब मुझे मैक्सिमम चीनी डिज़ोल्व करनी है तो उसी टेम्परेचर पर, तो उसी को क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। समझ में आया, यानी उसी टेम्परेचर पर उस फिक्स अमाउंट में जितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, विलेय डिज़ोल्व हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आप विलेयता बोलते हो। ठीक है, यह विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। तो नॉर्मल सी बात है, विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगी और ताप और दाब पर भी निर्भर करेगी। बताया ना अभी, क्या ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है। आप किसी चीज़ को, आपने चीनी पानी में घोल लिया, अगर वो बहुत ज़्यादा आपने इतनी घोल लिया कि उस पानी में बहुत ज़्यादा चीनी नहीं घोल सकते, तो अगर आप उसको गैस पर रख दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा चम्मच से हिला दोगे तो वो आपने देखा होगा ये प्रैक्टिकल, वो घुल जाती है। ठीक है ना, तो यही है आपकी विलेयता। अब है नेक्स्ट टॉपिक, ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब हम देखो पढ़ेंगे क्या, ठोसों की द्रवों में विलेयता, यानी द्रव में क्या घोलना है, ठोस को घोलना है, लाइक चीनी, नमक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। ठीक है, आप चीनी नमक डालते हो पानी में तो क्या होता है, घुलने लगता है। पानी क्या है, द्रव है, और ठोस क्या है, चीनी, और वो विलेय, मतलब चीनी और नमक ठोस होते हैं जो कि विलेय होते हैं। ठीक है, तो जब एक ठोस किस में मिलाया जाता है, द्रव विलायक में डाला जाता है, तो यह उसमें घुलने लगता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, विलीनीकरण। सिंपल, द्रव में ठोस का घुलना ही क्या कहलाता है, विलीनीकरण। अब ये एक नोट है, क्या प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता। जैसे NaCl व शुगर जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नैफ्थेलीन एवं एंथ्रासिन नहीं घुलते। देखो आप क्या है, आप एक वाटर को ना सोलवेंट मान के चलते हो, ऐसा सोलवेंट जिस वाटर में सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है कि आप कोई भी सोल्यूट ले लो अपनी मर्जी से, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप हर चीज़ को हर सोलवेंट में डिज़ोल्व कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक सोल्यूट होते हैं जो उस दिए हुए सोलवेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते। ठीक है, तो क्या होता है, जो मतलब प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। हर कोई आपका, कोई भी आप विलेय ले रहे हो, ठोस अवस्था में है वो, आप सोचो मैं इसे कोई भी विलायक यानी द्रव ले लूँ और उसमें घोल दूँ तो घुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या, आपका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि पानी और पानी में क्या घुल जाता है, नमक और चीनी घुल जाती है, लेकिन नैफ्थेलीन और एंथ्रासिन नहीं घुलते। तो इसके लिए आपको एक टर्म याद रखनी पड़ेगी। टर्म क्या है कि ये मतलब इसी तरीके से है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब होता है समान समान को घोलता है।
ठीक है, ध्यान से सुनना, समान समान को घोलता है, चाहे तो आप हिंदी में लिख लेना। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास कोई ध्रुवीय विलायक है ना तो उसमें ध्रुवीय विलय घुलेगा, और अगर आपके पास कोई अध्रुवीय विलायक है तो उसमें अध्रुवीय विलय घुलेगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है मैंने क्या बोला है, दोबारा सुन लो। लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है, मीन्स ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलता है और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलता है। अब देखते हैं हम ताप का प्रभाव किस पर, आपकी विलेयता पे, जो ठोसों की द्रवों में विलेयता है उस पर ताप का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो, क्या कह रहा है ये, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको ऊष्मा अवशोषित करती है जो, ठीक है ना, ऊष्माशोषी मीन्स ऊष्मा अवशोषित करने वाली। तो क्या होता है उसमें ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। ठीक है, और यदि यह ऊष्माक्षेपी हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा खुद निकलती हो, ठीक है, तो विलेयता कम होनी चाहिए। ये ताप का प्रभाव है, सिंपल लर्न करना है। अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए, और ऊष्माक्षेपी है तो विलेयता कम हो जानी चाहिए। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी को दोबारा सुन लो क्या होता है। ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें आपकी ऊष्मा जो है ना अवशोषित की जाती है, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी में उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब है दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखो ताप का प्रभाव है, क्या होता है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के लिए ताप अलग अलग प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं होता ठोस और द्रव पर। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, ठोसों की द्रव में विलेयता, देखो गैस का नाम नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक तभी क्लियर होगा। एक मैंने पहले बोला था टॉपिक्स को एक दूसरे से रिलेट करके चलना है। ओके, तो आपका क्या है, ठोसों की द्रवों में विलेयता है ना, ठोस एंड द्रव है, ठोस आपका विलेय है, द्रव क्या है आपका विलायक है, तो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा विलयन जिसमें ठोस और द्रव हो, यानी कि द्रव आपका क्या हो, द्रव आपका विलायक हो, ठोस आपका विलेय हो, तो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। इस को अंडरलाइन कर लेना असंपीड्य को। इसका अर्थ पता है क्या होता है असंपीड्य का मतलब, कि आप अगर ठोस और द्रव को प्रेस करते हो, प्रेस करना समझते हो, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को प्रेस करना ठोस है, पानी को प्रेस करना क्या है वो द्रव है। तो आपका क्या होगा, जब आप उसको प्रेस करोगे ना तो वो क्या होगा, वो अपनी शेप को नहीं चेंज करेगा। ठीक है, उसका मतलब होता है वो असंपीड्य। और आप देखो गुब्बारा लिया हुआ है आपने, उसमें क्या है, हवा भरी हुई है, यानी कि वो गैस है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो प्रेस हो जाता है। ठीक है ना, मतलब दब जाता है। तो आप क्या बोलोगे, वो संपीड्य है और ये असंपीड्य है। कौन? ठोस और द्रव। ठीक है, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपका द्रव विलायक है और गैस क्या है, विलेय है, तो विलेयता पर मतलब क्या प्रभाव रहता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, ताप और दाब का गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी विलायक के रूप में आपका द्रव होगा और उसमें गैस डिसॉल्व होगी, तो ताप और दाब का दोनों का प्रभाव पड़ेगा। और ध्यान रखना, ताप का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें भी पड़ रहा था, लेकिन दाब का यहाँ पे भी पड़ेगा, क्योंकि गैस क्या होती हैं, संपीड्य होते हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम जो है ना वो गैसों की द्रवों में विलेयता पर है, आधारित है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो आप बिल्कुल सिंपल हेनरी का नियम याद कर लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, समझने के लिए। इससे क्वेश्चन वैसे भी इतने नहीं पूछे जाते हैं, आपका डायरेक्ट आता है तो हेनरी का नियम आता है। ठीक है, क्या है हेनरी का नियम, सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता। ठीक है, आपका कोई भी गैस है और उसको हम अगर विलायक में घोलते हैं तो उसके बीच जो विलेयता जो है, दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया था पहली बार। ठीक है, अगर आप किसी गैस को किसी विलायक में डिसॉल्व कर देते हो तो विलेयता और दाब जो भी है उसके बीच का जो भी संबंध है उसको हेनरी ने प्रस्तुत किया था। तो क्या किया था हेनरी ने, इसी को आपका हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या था, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कैसा है, स्थिर है, रोक दिया है अपने टेम्परेचर, कुछ भी मान लो आप, बिल्कुल रुका हुआ है, वही रहना है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कोई गैस जब द्रव में घुलती है, बिल्कुल ही सोचा करो कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी आप पानी लिया और आपने उसमें कोई गैस घोल दिया। ठीक है, तो द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले जो द्रव है, या फिर आप बोल सकते हो विलयन, क्योंकि उसमें गैस घुल गई है, विलय भी घुल गया है, विलायक पहले था तो विलयन बन गया है। ठीक है ना, तो विलयन की जो सतह है, सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो उन्होंने ये कहा था, तो अगर आप किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हो
हो तो वो जो द्रव की सतह है ना उस पर पड़ने वाला जो भी आंशिक दाब है, वो जो विलेयता है किसकी, वो जो गैस उसमें घुली है, वो दोनों आपस में समानुपाती होंगे। कौन? द्रव की सतह पर पड़ने वाला आंशिक दाब P और जो विलेयता है S, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, तो ये दोनों समानुपाती होंगी। तो देखो आधे बच्चों को समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती नहीं पता होता है, तो मैं बता देती हूँ एक बार। देखो अगर कोई चीज़ है कि ये बोल रहा है A समानुपाती है B, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, A समानुपाती है B या फिर A अनुक्रमानुपाती है B, दोनों एक ही बात है। A और B, ठीक है, अनुक्रमानुपाती हो या समानुपाती हो, नाम दो है एक ही बात, ठीक है। एक दूसरा वर्ड होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर बोल रहा है A व्युत्क्रमानुपाती B, तो वो 1/V लिखा जाएगा। मतलब कि ये जो है ना, जब आपसे समानुपाती बोले तो इस निशान को सामने ही लगा देना है, बिल्कुल सिंपल समझ लो, ठीक है। और अगर आपसे व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा मतलब यहाँ पे जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है, यहाँ B/1 था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/B, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ओके, अब इसका मैं एक मीनिंग और समझा देती हूँ। मीनिंग क्या होता है, देखो अगर कोई चीज़ किसी के समानुपाती है तो उसका अर्थ होता है अगर A डिक्रीज़ हो रहा है ना, A डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो B भी डिक्रीज़ होगा। ओके, और A इंक्रीज़ हो रहा है तो B भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी ये दोनों बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंड है एक दूसरे पे। एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा सेल्फ इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो इसका अर्थ ये है कि अगर V की वैल्यू कम कर रहे हैं तो A की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और यदि B की वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं तो A की वैल्यू घटने लगेगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान से समझते चलना है हर चीज़ को। आप एक बार दोबारा देख लेना वीडियो अगर कहीं से समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वैसे आपका दोबारा अथवा लिखा हुआ है, यानी बुक्स में क्या होता है, हेनरी का नियम 2-2, 3-3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको 2 लैंग्वेज लिखवा दिया, यानी 2 थ्योरी लिखवा दिया। आप ऊपर वाला लिख के आते हो ना, वो भी सही है, नीचे वाला लिख के आते हो तो भी सही है, बात एक ही है। और आप दोनों लिखाते हो तो भी वही बात है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसा करना चाह रहे हो। अगर जिसको दोनों याद है वो दोनों याद कर लो, जिसको एक याद है वो एक लिखाना, कोई सा भी लिखाना, ठीक है। अब ये सेकेंड क्या है, किसी गैस का आंशिक दाब, ठीक है, P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये भी हेनरी का ही नियम है। कहीं कहीं आप पढ़ोगे तो हेनरी का नियम ये मिलेगा, कहीं कहीं पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो बात एक ही है, ठीक है। तो क्या है, किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का जो आंशिक दाब P है उस विलयन में जो गैस की मोल अंशता है उसके समानुपाती है। तो मोल अंश को किससे दर्शाते हैं, X से बताया हुआ है, और दाब P, तो P प्रोपोर्शनल टू X। देखो बच्चा, जब ये हटता है ना, ये क्या है, ये है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इस साइन को हम यहाँ से हटाएंगे तो बराबर का निशान लाएंगे, और इससे हटा के डायरेक्ट तो बराबर आ नहीं सकता भाई, इसको हटा के ऐसे थोड़ी हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे, नहीं लिख सकते ना। जब ये हटेगा तो कोई एक टर्म आएगी, हमने इसके बेस मतलब इसको रिप्लेस बराबर से किया है ना, इक्वल से। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आता है KH, ठीक है। और KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आता है, KH आता है, और ये हेनरी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है नीचे, वेयर X इजिकल टू मोलन्स, KH इजिकल टू हेनरी कांस्टेंट। आप चाहो हिंदी में लिख सकते हो, KH हेनरी नियतांक है, X मोलंश है, और P बराबर KHX। अच्छे से ध्यान रखना है, इसको वैल्यू होती है। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि आपने आज तक जो भी नियतांक पढ़े होंगे तो आपने मोस्टली जितने भी कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू फिक्स पढ़ी होगी कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, और आपने लर्न कर लेते हो। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि आपने एक गैस कांस्टेंट पढ़ा होगा, ठीक है, R, तो 8.314 उसकी वैल्यू होती है। इसी तरीके से बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं और आप उनकी वैल्यूज़ लर्न रखते हो। लेकिन मैं जो केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगी ना, बहुत कम कांस्टेंट ऐसे होंगे जिनकी कुछ वैल्यूज़ फिक्स होंगे। आई थिंक 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोई कांस्टेंट जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती है, आपको P और X की वैल्यूज़ दे देगा तो KH की निकलवा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस बात उसमें नहीं रहना है कि नियतांक की तो वैल्यू होती है, तो इसमें कोई नियतांक भी 1-2 ही आएंगे केमिस्ट्री में जिनकी वैल्यू होगी फिक्स, वरना सबकी वैल्यू निकलेगी बाय द फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं एक बार आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना भूल गई थी, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी, मुझे पहले बताना था लेकिन मैं बाद में बता रही हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है।
इसमें क्या है, ये मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है। बीकर में क्या है, ये आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, और इस पिस्टन के ऊपर आपने भार रख दिया W1, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका एक द्रव है, ठीक है, और उसमें गैस घुली हुई है। ये जो आप ये देख रहे हो ना डॉट डॉट, ये कोई भी गैस है, आप कोई भी मान लो जो आपकी फेवरेट हो, ठीक है। तो आपने इस पर एक भार रखा है W1, ओके। ये सेकंड है आपका। इसमें क्या है, आपने एक बीकर लिया है अगेन, और इसमें क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, सेम वही है, वही बीकर है, वही पिस्टन है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही क्या है आपकी द्रव है, और वही गैस है, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या है, इसमें भारों की संख्या ज़्यादा है। यानी पहले आपने मान लो ये W1 भार रखा था, अब W1, W2, W3, ठीक है। भार क्या है, भार जिसे नॉर्मली वाट बोलते हैं ना, तो ये वही है। तो W1, W2, W3 ये भार हैं आपके, और ये रख दिया। तो क्या होता है, जब आपने एक भार रखा हुआ था तो ये जो थी ना गैस, इसकी विलेयता द्रव में कम थी। लेकिन जैसे ही आपने दाब बढ़ा दिया, भार ज़्यादा रखने का मतलब दाब से है कि आपने जैसे ही दाब को बढ़ाया तो विलेयता ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो पी डॉट डॉट आप देख रहे हो, ये गैस है, और ये ज़्यादा मिक्स होने लगी किसमें, द्रव में। तो इसी को बोलते हैं कि दाब के बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझना है एक एक वर्ड्स को मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या है, आपका ग्राफ है। देखो हेनरी लॉ क्या था, पहले वाला जो था ना वो था P प्रोपोर्शनल टू S, और दूसरा वाला था P प्रोपोर्शनल टू X। दिस इज़ सॉलिबिलिटी एंड दिस इज़ मोल फ्रैक्शन, ओके। तो हम इस वाले पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो एक ही है, मैं पहले बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, ये और ये एक है, अलग नहीं है, ठीक है। बस लैंग्वेज दो हो रही हैं, ठीक है। P जो है वो विलेयता के अनुक्रमानुपाती है, और जो P है वो अगेन किसके अनुक्रमानुपाती है, X के। X क्या होता है, मोल अंश ही तो होता है, ठीक है। तो एक ही बात है, दो बात नहीं है, ये एक ही मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक आता है, ओके। तो ये आपका है क्या, आंशिक दाब, जो आपने वाई एक्सिस पे लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स को ही लिया है, एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन, ओके। तो इजीली याद हो जाएगा। इनके बीच में जो एक लाइन आती है वो आती है यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई, थोड़ी इधर हो गई है, आप बिल्कुल सीधा सीधा बनाना, ओके। ऐसे लाइन ऐसे जानी चाहिए, 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई ओरिजिन से जाती हुई एक लाइन आती है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन और आंशिक दाब यानी कि जो आपका प्रेशर है, पार्शियली प्रेशर, उनके बीच में क्या आता है, रिलेशन आता है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है। देखो ग्राफ पूछा जाएगा तो बता देना, नहीं पूछा जाता है, आता है हेनरी का नियम, तो आपको क्या करना है, देखो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आएगा तो वेरी शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है ना। लॉन्ग में तो आता नहीं है। तो वेरी शॉर्ट में अगर उसने कहा है कि आप हेनरी का नियम बताइए क्या होता है, तो आप क्या करोगे, हेनरी का नियम लिखाना, सबसे पहले बता देना हेनरी ने दिया है, ठीक है। उसके बाद उसका नियम लिख देना, उसका जो भी फॉर्मूला है वो लिख देना, बता देना फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। उसके बाद ग्राफ बना देना, एक हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है देखो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होता है, सोडा जल या शीतल पे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, है ना, तो पदार्थों में क्या होती है, जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो उसमें एकदम से गैस निकल के आती है, ठीक है, ये वो वाला है। तो पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। अगर आपको किसी भी शीतल पे यानी कोल्ड ड्रिंक में क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाना है, तो इन पदार्थों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे बंद किया जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर पे बंद करोगे विलेयता उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम ऊंचाई या समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो जो वायु दाब है वो कम होता है, और समुद्र तल पर वायु दाब बहुत अधिक होता है। तो दोनों बात याद रखनी है कि स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम ऊंचाई या समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है, जो अभी बताया। अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन का जो दाब है वो कम ऊंचाई या समतल स्थान की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर। तो अतः यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। भाई देखो जहाँ पे ऑक्सीजन कम है ऊंचाई पर, तो वहाँ के लोगों के शरीर में क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो कम होगी तो उनमें एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एनोक्सिया, ओके, याद रखना एनोक्सिया होती है, ठीक है। तो
थर्ड पॉइंट है, जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो गोताखोर को अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। ओके, तो जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना गैसों की घुलनशीलता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अधिक दाब का सामना करना पड़ता है। समुद्र के बाहर का दाब अधिक होने के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। ठीक है, समुद्र के बाहर का जो दाब है अधिक होने के कारण श्वास के साथ जो ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता है वो ब्लड में, रुधिर का मतलब क्या होता है, ब्लड में अधिक हो जाती है। तो जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, ठीक है, मतलब सतह की समझ रहे हो ना, ऊपर आते हैं मतलब प्लेन में आते हैं, बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। जो बाहर वाला दाब है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, जो जो आपके ब्लड में घुली हुई हैं गैसें वो बाहर निकलती है शरीर से। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, ब्लड में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। इसे वेंट्स कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं तो ये एक बीमारी सी हो जाती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, वेंट्स कहते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयोग होने वाले टैंकों में हीलियम गैस मिलाई जाती है। देखो बच्चा, जो सिलेंडर होता है ना वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम दोनों गैसेस का होता है। ठीक है, दोनों गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ये पॉइंट कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, सीमाएं समझते हो? सीमाएं का मतलब लिमिटेशन, कहाँ कहाँ तक हेनरी का नियम काम करेगा और कहाँ कहाँ नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जहाँ जहाँ काम नहीं करेगा। अभी तो हमने यूज़ पढ़ लिए थे उसके, ठीक है, कि कहाँ कहाँ काम करेगा, अब जहाँ काम नहीं करेगा। हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। ठीक है, ये केवल आदर्श गैसों पर मान्य होगा। देखो अभी आपको मैं बता दूंगी आदर्श गैस क्या होता है, अनादर्श गैस क्या होता है। ठीक है, चलो मैं बता ही देती हूँ। आदर्श गैस वो गैस होती हैं जो बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, जो नियम आपके 11वीं क्लास की केमिस्ट्री थी, बॉयल और चार्ल्स। ठीक है, तो उनके नियमों का जो भी गैसेस पालन करती हैं उन्हें आदर्श गैस कहते हैं, जो नहीं करती उन्हें अनादर्श गैस कहते हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। यानी पहला नियम ये है कि जो बॉयल और चार्ल्स के रूल को फॉलो करेगी उसके लिए हेनरी लॉ जो है वो काम करेगा। अब सेकंड है, विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। प्रेशर जो है ना सॉल्यूशन का वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। गैसों की जो विलेयता है ना वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा गैस भी उसमें नहीं घुली होनी चाहिए। हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलयन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। उन गैसों पर भी लागू होगा जो विलयन से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, यानी गैसें ऐसी होनी चाहिए जो विलयन से कोई केमिकल रिएक्शन ना करें। यह नियम उन गैसों के लिए मान्य नहीं है जो किसी द्रव में विलय होकर आयनों में विघटित हो जाती है। मतलब ये जो पॉइंट है ना इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल दिया, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपको पॉइंट्स पढ़ाने का। यह नियम उन गैसों के लिए मान्य नहीं है जो किसी द्रव में विलय होकर आयनों में विघटित हो जाती है। अगर कोई मतलब गैस है वो आयन में विघटित हो जा रही है द्रव में विलय होकर, तो उन पर ये काम नहीं करेगा। तो ये थे आपकी हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं। जिन बच्चों को और ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ने वो सुन लो, विलेयता कर लेना, विलेयता क्या होती है, और डायरेक्ट अपना हेनरी का नियम कर लेना। ओके।